हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप नगरी। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने जनरल मैथ्स की सीरीज़ को। तो ये जो मैथ्स की सीरीज़ है ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है? जो लोग भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टेट, सी टेट, एस टेट, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों को मैथ्स में रुचि है और वो सीखना चाहते हैं, बिल्कुल वो इन वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं। तो क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम बिल्कुल बिगिनर हैं और हमें बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से सीखना शुरू करेंगे। इसी क्रम में हमारा जो ये पहला वीडियो है ये हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर होने वाला है। नंबर सिस्टम किसी भी मैथ्स की शुरुआत में हमें पढ़ना पड़ता है और ये बेसिक होता है। तो नंबर सिस्टम हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले हम जानते हैं नंबर्स होते क्या है। नंबर्स को हिंदी में कहते हैं संख्या, ठीक है। तो नंबर्स का इस्तेमाल क्यों करना होता है? मान लीजिए यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। मैं पूछूं अगर आपसे कि ये कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पे खड़े, तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पे टोटल 4 लोग खड़े हैं, है ना। तो ये जो 4 है ना, 4 का इस्तेमाल हमने क्यों किया? इन बच्चों को गिनने के लिए। तो वस्तुओं को गिनने के लिए या उनको मापने तौलने के लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी, तो जो किसी भी चीज़ के क्वांटिटी को दर्शाता है, उन वर्ड्स को या सिंबल्स को हम नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि नंबर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो रियल नंबर हो सकता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर में जितने भी इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, उन सब को ले लेंगे, है ना, वास्तविक संख्याओं में। जैसे 0 से लेकर के 1 2 3 4, या फिर बाएं तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 से लेकर के अनंत तक ये नंबर्स आ जाएंगे, है ना। इधर ये अनंत तक आ जाएगा। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को रियल नंबर्स कहते हैं, पूर्णांक को रियल नंबर्स कहते हैं। पूर्णांक में समझ रहे हो ना क्या होता है? जो पूर्णांक हो, कंप्लीट नंबर हो, है ना। तो ये पूर्णांक जितने भी इंटीजर्स है ये रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर वास्तविक संख्याएं नहीं होती, ये काल्पनिक संख्याएं होती है, यानी कि हम सिर्फ एक कोरी कल्पना करते हैं इन नंबर्स का। जैसे इसको ना आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब होता है आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंट हम करते हैं आई से, आयोटा कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक, जैसे √√(-1), √√(-2), √√(-3), एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये सब इमेजिनरी नंबर्स है। तो रियल नंबर समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर्स समझ में आ गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, ये मिश्रण होता है किन नंबर्स का? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिश्रण होता है, इसलिए इनको सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं भाई, मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस आई बी। आई यहाँ पे क्या है? आई मतलब आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, जैसे 3 प्लस माइनस 2i, 2 आयोटा, तो 3 क्या है? 3 एक रियल नंबर है और ये 2i क्या है? 2i एक काल्पनिक संख्या है, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स है। तो इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की बात कर चुके हैं, डिजिट्स की बात करते हैं। तो 0 से 9 तक कोई भी अंक होगा ना, उसको हम डिजिट कहेंगे। 0 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर 9 तक ये जो है ये अंक कहलाते हैं, और इन्हीं अंकों से मिलकर के क्या बनता है? नंबर बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की, जिनको पूर्णांक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो देखिए, पूर्णांक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक। क्या? पूर्ण अंक, जो अपने आप में एक कंप्लीट नंबर हो, उससे ही पूर्णांक कहेंगे। अब ये पूर्णांक जो है ना, वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पूर्ण अंक या पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर्स होंगे ना, ये जो इंटीजर्स होंगे, ये कभी भी a/b के फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कि बटा में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अभी समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1/2 और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे सर ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए, अभी जब 1/2 को हम सॉल्व करेंगे ना, तो देखिएगा ये 0.5 आ जाएगा आंसर हमारा। और क्योंकि दशमलव में आंसर आ गया, यानी कि ये तो कंप्लीट नंबर है नहीं। कंप्लीट नंबर तो 1 होता तो होता, या फिर 2 होता, या फिर 3 होता। तो जब भी दशमलव में कोई नंबर आ जाए, वो कंप्लीट नंबर नहीं होता है, यानी कि इंटीजर्स के कैटेगरी में वो नहीं आता है। क्लियर है? और इंटीजर्स कितने टाइप के हो सकते हैं भाई? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। जैसे देखिए 0
बाएं तरफ चलेंगे तो -1 -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और दाएं तरफ चलेंगे तो 1 +1 +2 +3 +5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स में ऋण पूर्णांक भी आएंगे जिसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, धन पूर्णांक भी आएंगे जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव इंटीजर्स में यानी कि ऋण पूर्णांक में 1 2 -1 -2 -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अच्छा, तो फिर जीरो क्या है? जीरो ऋण पूर्णांक है या धन पूर्णांक है? तो जीरो भाई न्यूट्रल है, जीरो कुछ भी नहीं है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है ना, अनंत तक चला जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 से शुरू होकर के ये अनंत तक चला गया। और इसको हम नेचुरल नंबर जो होता है ना उसको n से डिनोट करते हैं। किससे? n से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आसानी से इत्मीनान से धीरे धीरे करते हैं। अब बात करेंगे भाई होल नंबर्स की, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो एक बात बताइए, ये है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को ऐड कर देते हैं ना तो वो बन जाता है होल नंबर। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे देखिए 1 से लेकर के अनंत तक नेचुरल नंबर था, तो 0 से लेकर के अनंत तक क्या हो जाएगा? होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें बनती है, जैसा मैंने बताया कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो इसी पर पहला चीज ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी? क्या सभी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल, यस होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 से लेकर अनंत तक आता है और होल नंबर में 0 से लेकर अनंत तक आता है। तो एक बात बताइए, 1 से लेकर अनंत तक तो इसमें भी इंक्लूड है ना, होल नंबर में भी। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा पूछ लूं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती है? तो आपका आंसर होगा जी नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, जबकि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है ना। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। अगर इंग्लिश में बोले तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 इज होल बट नॉट नेचुरल नंबर। अब बात करेंगे भाई इवन नंबर्स की, जिसको सम संख्या कहते हैं। बहुत इजी है, ऐसे नंबर्स जिनको 2 से काटने पे, 2 से विभाजित करने पे पूरी तरह से वो कट जाते हैं, यानी कि रिमाइंडर जो आता है ना, जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा 2 से काटने पे। जैसे यहाँ पे देखिए, द नेचुरल नंबर्स द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। जैसे 2 4 6 8 10 से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो ऐसे नंबर्स को, इवन नंबर्स को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना तो क्या होगा? पूरी तरह से वो कट जाएगा और रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, लोएस्ट इवन नंबर, तो आप बताएंगे 2 होती है। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, ग्रेटेस्ट इवन नंबर, तो आप बताएंगे इन्फिनिटी, क्योंकि कैलकुलेट करना मुश्किल है। अब बात करेंगे ऑड नंबर की, जिसको विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या क्या था? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जो 2 से कट जाता हो पूरी तरह, जबकि विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा। इसको 2 से काटने पे कुछ न कुछ क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। तो ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो आपसे सवाल ये बन सकता है कि लोएस्ट ऑड नंबर बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या, तो आपका आंसर होगा 1। और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर या सबसे बड़ी विषम संख्या, तो आपका आंसर होगा इन्फिनिटी। यानी कि इसको क्या कर पाना, कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड प्लस ऑड इवन होगा। कैसे? एक ऑड नंबर ले लेते हैं 1 और दूसरा ऑड नंबर ले लेते हैं 3। तो जब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आता है ना, तो 4 तो इवन नंबर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑड प्लस ऑड जोड़ेंगे ना तो हमेशा इवन आएगा। इवन प्लस इवन जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। कैसे? 2 और 4 को जोड़ दे तो क्या आता है? 6 आता है। तो 2 भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी इवन है। तो इवन प्लस इवन क्या होगा? हमेशा इवन होगा।
अब बात करते हैं इवन प्लस ऑड जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो इवन मान लेते हैं 2 और ऑड मान लेते हैं 3। तो जब इवन प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आएगा भाई ऑड 5, है ना। अच्छा तो ये गलती से इवन हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिख लेंगे ऑड, ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑड प्लस इवन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑड मान लेते हैं 5 और इवन मान लेते हैं 4, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 9, यानी कि ऑड आएगा। तो ऑड प्लस इवन को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, ये सही है बिल्कुल। ऑड में गुना करेंगे अगर इवन से, देखिए अभी तक जोड़ रहे थे ना, अब यहाँ पे देखिए साइन बदल गया, गुने का हो गया। तो ऑड में इवन से गुना करेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं ऑड एक नंबर है 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इवन नंबर से 4 से, तो क्या आता है 12 आता है, जो कि एक इवन नंबर है। तो ये बिल्कुल सही है इक्वेशन, है ना। ऑड इंटू इवन क्या होगा, हमेशा इवन होगा। इवन यानी कि सम संख्या में सम संख्या से गुना करेंगे तो भी सम संख्या ही आएगा। जैसे 2 एक सम संख्या है और 4 एक सम संख्या है, इन दोनों का गुना किया, मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, जो कि एक सम संख्या है। तो ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। उसके बाद है ऑड इंटू ऑड, हमेशा ऑड आएगा। जैसे 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, जो कि एक ऑड नंबर है। तो ऑड गुने ऑड क्या होगा, ऑड ही होगा। क्लियर है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। अब प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। भाई प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, और प्राइम नंबर्स को हिंदी में पता है क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो आपको विषम संख्या में और अभाज्य संख्या में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विषम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है, जबकि अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर, या हिंदी में बोले तो सिर्फ 2 गुणनखंड होता है इसके पास, ठीक है। कितने, सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। मतलब एक और अपने आप को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर वो किसी और संख्या से बिल्कुल नहीं कटेगा। जैसे 3 की बात करें तो ये सिर्फ 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसके अलावा किसी से कट रहा है क्या, नहीं। यानी कि 3 एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होती है, उसको हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड ऐसा लेकर के कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। तो आपसे अगर सवाल ये पूछ ले कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर निकालिए भाई। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आप बताएंगे 15 प्राइम नंबर्स है। कैसे निकला, अभी निकाल के बताता हूं। तो देखिए ये कैसे हुआ, 1 से 50 तक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31, उसके बाद 37, फिर 41, 43, 47 एंड 50। हाँ, अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल कितने आ गए भाई, 1 से 50 तक जब हमने प्राइम नंबर्स देखे तो 15 आ गए। वहीं पे 50 से 100 देखेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। तो और जब 1 से 100 के बीच में अल्टीमेटली आएगी बारी तो 15, 10, 25 हो जाएगा। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, टोटल 25 है। इसको भी याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड। देखिए अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनका जो फैक्टर है ना, यानी कि जो गुणनखंड होंगे, उनके अंकों का योग उस नंबर के अंक के योग के बराबर होगा। जैसे देखिए, इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जैसे 6 एग्जाम्पल में है, 6 का जब हम फैक्टर निकालेंगे यानी कि इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 6 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से भी कटेगा। बट यहाँ पे हम 6 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 का तो हम निकाल रहे हैं, है ना, गुणनखंड। तो 6 का 6 से नहीं ले सकते, अलग अलग नंबर लेना होगा। तो जब इसको जोड़ेंगे ना अंत में, तो 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 6 कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है।
दूसरा एग्जाम्पल है 28। 28 को 1 काटता है, 2 काटता है, 4 भी काटता है, 7 भी काटता है और 14 भी काटता है। अंत में जब हम इनके जितने भी फैक्टर्स हैं ना, चाहे वो प्राइम हो चाहे कॉम्पोजिट हो, इन सब को जोड़ देंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली आंसर हमारा 28 हो जाएगा। यानी कि 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 28 के गुणनखंडों के अंकों का योग 28 के गुणनखंडों का योग 28 के बराबर आ रहा है। प्राइम नंबर कर लिया। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। तो प्राइम नंबर के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उनको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम अभाज्य था और कॉम्पोजिट भाज्य है। प्राइम में 2 ही फैक्टर थे, 2 ही गुणनखंड थे किसी एक संख्या के, जबकि कॉम्पोजिट में 2 से ज़्यादा मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे किनके, कॉम्पोजिट नंबर्स के या भाज्य संख्याओं की। जैसे बात करें 4 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 4 को काट देगा, 2 काट देगा और 4 भी काट देगा। तो देखिए कितने फैक्टर्स, कितने गुणनखंड हो गए 4 के, 3 गुणनखंड। तो 4 सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। 4 6 8 9 10 11 12 14 ये सब क्या है भाई, ये सब है कॉम्पोजिट नंबर्स। अब बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमागत संख्या। ऐसी संख्या जो लगातार संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर अनंत तक। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 17 18 19 20, तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर मैं लिख लूँ 100 101 102, तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। यानी कि लगातार संख्याओं को, क्रमागत संख्याओं को कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। अब अगला हमारा है टॉपिक प्रेडिसर नंबर। प्रेडिसेसर नंबर कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या को। फॉर एग्जांपल 10 का प्रेडिसर अगर मैं बोलूँ तो 9 होगा, और बाद वाला सक्सेसर बोलूँ तो 11 होगा। तो यही है प्रेडिसर, मतलब 1 इज द प्रेडिसर ऑफ 2, पहले वाला, और 10 का प्रेडिसर कौन है, 9 है। ऐसे ही परावर्ती या सक्सेसर की बात करें तो 4 जो है वो 3 का सक्सेसर है। 3 के बाद क्या आता है, 4। अगर मैं पूछूं 10 का सक्सेसर तो आप कहेंगे 11। अगर मैं पूछूं 1001 का सक्सेसर तो आप कहेंगे 1002। तो ये सक्सेसर या फिर परावर्ती संख्या कही जाती है। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। अब देखिए स्थानीय मान निकालेंगे। हम सबको पता है, जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या ले लेता हूँ 5555, ठीक है। तो ये जो है, ये इसको कहते हैं वंस प्लेस, इसको कहते हैं टेंस प्लेस, इसको कहते हैं हंड्रेड्स, यही कहते हैं ना। और उसके अलावा इसको कहते हैं थाउजेंड्स क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा। इसको कहते हैं इकाई, यानी कि 1 के स्थान पे है तो इकाई। दहाई यानी कि टेंस, सेक, और ये 100 के स्थान पे है ना 100, तो ये 100 हो जाएगा, और ये 1000 के स्थान पे तो ये 1000 कहलाएगा। तो आपको स्थानीय मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है ना, हम देख लेते हैं कि वंस प्लेस पे है, टेंस पे है, थाउजेंड्स पे है या हंड्रेड्स पे है। जैसे यहाँ पे एक संख्या है हमारा 2,34,567, यानी कि 2,34,567। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्लेस वैल्यू निकालिए 4 की। तो 4 यहाँ पे है ना, तो गिन लेंगे कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, थाउजेंड्स, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 4 किस पे है, 4 के बाद 3 संख्या है तो 1 2 3, पता चल गया कि 4 कौन से पोजीशन पे था, 4000 प्लेस पे था। क्लियर है। फेस वैल्यू को कहते हैं शुद्ध मान। तो स्थानीय मान तो ऐसा निकलेगा, फेस वैल्यू मतलब जो भी नंबर रहेगा ना वो अपने आप में एक क्या होता है, उसका फेस वैल्यू होता है या शुद्ध मान होता है। जैसे मैं बोलूँ 1 का फेस वैल्यू तो 1 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि इस नंबर्स में 4 का फेस वैल्यू निकालिए, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। आंसर आपका 4 हो जाएगा। जबकि स्थानीय मान कहता तो 4000 हो जाता। ठीक है, ठीक है। अगली संख्याएं हैं हमारे सामने को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखिए कोई भी 2 नंबर्स ले लेंगे जिनका HCF यानी कि महत्तम 1 आएगा ना, उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे 8 15 एक को प्राइम है, 5 6 भी को प्राइम है, 3 4 भी को प्राइम है। जैसे 8 और 15 का अगर HCF हम निकालते हैं ना, तो देखिएगा कितना आएगा। यहाँ पे 7 आएगा, 8 आएगा, 7 1 और 8, यानी कि HCF इसका कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसी 2 संख्या है जिनका HCF या महत्तम 1 आता है, उनको हम को प्राइम या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स की।
असेंडिंग ऑर्डर जिसको आरोही क्रम कहते हैं या कभी कभी बढ़ते क्रम भी कहते हैं, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग यानी कि अवरोही जिसको घटते क्रम भी कहते हैं। तो बढ़ते में क्या होगा, छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 ये हो गया आरोही। अवरोही में क्या होगा, उल्टा आएगा, जैसे 4 3 2 1। ठीक है, तो इन नंबर्स को ये है आरोही क्रम में और ये है अवरोही क्रम में। अब कुछ बात कर लेते कि भाई दो नंबर्स के सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी, एक नंबर की सबसे छोटी सबसे बड़ी क्या होगी। तो एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, दो अंकों की सबसे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। ऐसे ही दो अंकों की सबसे छोटी यानी कि 2 डिजिट्स की सबसे छोटी लोएस्ट नंबर 10 होगा और सबसे बड़ा 99। तीन अंकों में सबसे छोटा 100 होगा, सबसे बड़ा 999 होगा। चार अंकों में सबसे छोटा 1000 होगा और सबसे बड़ा 9999 होगा। इस तरीके से आप 5 अंक का भी निकाल सकते हैं, 6 का भी, 7 का भी, है ना। जितने, जैसे मान लो 5 अंक का निकालना है तो 1 लिख देंगे और उस पर 4 बार 0 डाल देंगे, तो ये बन गया भाई आपका सबसे छोटा। सबसे बड़ा यानी कि 5 बार 9 लिख देंगे तो ये बन जाएगा सबसे बड़ा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट। एक अंकों की सब कितनी संख्या पॉसिबल है, दो अंकों की कितनी संख्या पॉसिबल है, तीन अंकों की कुल कितनी संख्या पॉसिबल है, कितनी संभव है, इसको अब हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं पॉसिबल है, या फिर 1 डिजिट की कुल टोटल कितने डिजिट्स या कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो आप क्या बताएंगे, 1 से लेकर 9 तक, है ना। यही तो एक अंकों का है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल 9 जो नंबर है वो एक अंक का है और यही 9 ही वो संख्याएं हैं एक अंकों की, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो ये तो छोटा था, मात्रा कम था इसका, तो हमने निकाल लिया गिन के। अगर ज़्यादा नंबर्स रहेगा तो उसका कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे है दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है, यानी कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। तो देखिए दो अंक शुरू कहाँ से होता है, 10 से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे हो जाता है, 99 पे ख़त्म हो जाता है। इससे ऊपर जाएंगे तो 100 होगा जो कि 3 अंकों की संख्या बन जाती है, तो 100 को हम लेंगे नहीं। 10 से नीचे आएंगे तो 9 आ जाएगा जो कि एक अंक का होगा, इसको भी नहीं लेंगे। यानी कि 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी दो अंकों वाली संख्या है। तो भाई निकालेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, अगर हम देखिए एक इसका लॉजिक क्या है, 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है टोटल, 99 है ना। 1 से लेकर 99 कुल कितनी संख्या है, 99 है। तो इनमें से एक अंकों वाली घटा देंगे ना, एक अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 9 तक, तो 9 संख्या इसमें से घटा देंगे तो 90 जो आएगा ना, ये आपका टोटल संख्या है दो अंकों वाली संख्याओं का। ठीक है, वैसे 3 अंकों वाला निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है और इसमें से दो अंकों वाली संख्या घटा देंगे। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 99, तो इसको घटाएंगे तो 900 आ जाएगा और 900 हमारा टोटल 3 डिजिट के नंबर हमारे टोटल 900 ही है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ 4 अंकों का निकाल दीजिए तो निकल जाएगा क्या, आप क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, उसमें से 3 अंक वाला घटा देंगे ना, तभी तो, क्योंकि हमें सिर्फ 4 अंक का ही चाहिए। तो 999 यहाँ से घटा देंगे तो 9000 आपका ये जो संख्या आया ना, ये टोटल 4 अंकों वाली संख्या कुल 9000 होंगी, 4 अंकों वाली संख्याएं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे है कि एक नंबर मैंने आपको दे दिया 2 3 4 5 6, मैंने कहा कि इससे लोएस्ट नंबर बनाइए और हाईएस्ट नंबर बनाइए और दोनों का जोड़ के दिखा दीजिए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या इससे बनाइए, बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए और दोनों का योग कितना होगा। तो 2 3 4 5 6 से जब मुझे छोटी संख्या बनाना हुआ तो मैंने क्या किया, 2 3 4 5 6 यानी कि 23,456 बना दिया। देखिए जब भी छोटी संख्या बनाना होगा ना तो सबसे पहले लोएस्ट डिजिट को रखेंगे, सबसे पहले छोटी अंक को रखेंगे, और जब बड़ी संख्या बनाना होगा तो सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को बड़ी और छोटा, ये बड़ा नंबर और छोटा नंबर बना के जोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 4 8 7, मैं कहता हूँ इससे छोटी से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी बनाना है तो 4 से शुरू करेंगे और यहाँ पे 478 सबसे छोटी संख्या है, और सबसे बड़ा बनाना होगा तो कितना बनाएंगे, 8 से शुरू करेंगे, 8 7 4, ये सबसे बड़ी संख्या है इस अंक से बनने वाली। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए अब भाई बात कर लेते हैं थोड़ा आगे बढ़ करके परिमेय संख्याओं की। किनकी? परिमेय संख्याओं की, जिसको रैशनल नंबर भी कहते हैं। देखिए
परिमेय संख्या होता क्या है, ऐसी संख्या है जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ऐसा आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या ये p बटा q में ये परिमेय संख्या होने के साथ साथ फ्रैक्शन भी है क्या? ये एक भिन्न भी तो है ना, भिन्न भी है ना p बटा q, जहाँ पे p अंश है और ये जो q है नीचे वाला ये हर है ना। तो हर जो होगा ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, किसमें? परिमेय संख्याओं में। एक और यहाँ पे रूल जो याद रखना होता है कि जब कभी भी कोई परिमेय संख्या है ना, उनको जब हम काटेंगे, हल करेंगे, तो वो जो दशमलव में आएगा वो शांत दशमलव होना चाहिए। कैसा दशमलव? शांत दशमलव, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल में आना चाहिए। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है तो वो अपरिमेय बन जाता है। क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे अभी करके मैं दिखाता हूँ। देखिए, एक मैंने ले लिया नंबर 3/4 और एक नंबर ले लिया मैंने 1/3। तो ये दोनों दिखने में p बाई क्यू है और q 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसा हम देख के कह सकते हैं ना कि भाई ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 3/4 को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 0.75 आएगा और उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, नहीं बढ़ेगा। तो 0.75 आया तो 3/4 मैंने क्या बोला था कि जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाए यानी कि शांत हो जाए वो परिमेय संख्या होगा, यानी कि 3/4 यहाँ पे परिमेय संख्या है। वहीं पे 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 0.3333 ये अनंत तक चला जाएगा, यानी कि ये कभी भी शांत नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो 1/3 क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो आपको फर्क समझ में आया, परिमेय कब होगा और अपरिमेय कब होगा? दोनों p बाई क्यू के रूप में होंगे, दोनों का q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ पे डेसिमल या फिर दशमलव शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो आपका परिमेय या रैशनल होगा, और जहाँ पे दशमलव शांत नहीं होता है वो आपका अपरिमेय होगा, या फिर इसी को इर्रेशनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और जो डेसिमल होता है ना वो टर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्मिनेट। ठीक है, अब एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि दो आपको रैशनल नंबर दे देगा और बोलेगा कि उनके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स निकालिए। जैसे आपके पास 3 और 4 दे दिया और बोला कि इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? 3 + 4 करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका इसके बीच का आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। क्या 3.5 3 और 4 के बीच में ही तो होता है ना, तो ये हो गया, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इरेशनल नंबर अभी अभी मैंने बताया कि ये भी p बटा q के रूप में होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। वेट अ सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे है ऐसे नंबर जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो इरेशनल होता है। जैसे √2, √3, √5, √21, पाई वगैरह, ये सब क्या इरेशनल नंबर्स है। क्लियर है? चलिए, और साथ ही साथ ये भी होगा 1/3 भी इरेशनल ही होगा, क्योंकि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं, और कभी भी जब टर्मिनेट नहीं होंगे तो इनको p बटा q के रूप में लिखना क्या होगा? मुश्किल होगा। नेक्स्ट है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आ जाओ, यूनिट डिजिट x पे पावर n है, x कुछ भी ले सकते हैं, n कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अब x की जगह पे अलग अलग नंबर्स देख करके हम चेक करेंगे कि भाई जब 2 होगा और उसका पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, 3 रहेगा तो इकाई का अंक क्या होगा, है ना। ऐसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ x टू द पावर n है और x की वैल्यू कुछ भी है, 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो जब इन नंबर की खासियत क्या है कि 0 पर कुछ भी पावर रहे उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। 1 पे पावर कुछ भी रहे उसका पावर हमेशा 1 ही आएगा, सॉरी इकाई का अंक 1 ही आएगा। 2 पे पावर, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 5 पे पावर कुछ भी रहे इसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा, और 6 का पावर कुछ भी रहे इसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। करके देख लीजिए भाई, 6 का पावर 2 रहेगा फिर भी 36 आएगा, 6 का पावर 1 है फिर भी 6 ही आएगा, है ना, हमेशा 1 ही आएगा। कुछ भी पावर लिख लो, कितना लाख हज़ार कुछ भी पावर लिख लो, तो 0 1 5 6 पे पावर कुछ भी रहे हम क्या देखेंगे कि वही 0 का पावर कुछ भी है 0 ही इकाई अंक है, 1 का पावर कुछ भी है यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 5 का पावर कुछ भी है यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 5 ही आएगा, और 6 का पावर कुछ भी है इकाई का अंक 6 ही आएगा। ये समझ में आ गया। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि 11 का पावर 11 का पावर 2 121 है ना, तो देखिए हमें इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और 1 का पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 ही आ रहा है ना। यहाँ पे पावर 0 है, सॉरी इकाई का अंक 0 है, 0 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई का अंक 0 ही आता है। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, पावर 2 है 5 ही आया, और यहाँ पे इकाई का अंक 6 है तो पावर
कुछ भी रहे इकाई अंक 6 ही आएगा। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैं लिख देता हूँ 486 और इसका पावर मैं लिख देता हूँ 2000 और मैं पूछता हूँ कि भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो क्या करेंगे, हमें इन नंबर्स को कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक 6 है ना, और 6 की वैल्यू कुछ भी हो जाए पावर में हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा, तो इकाई का अंक 6 आएगा इसका। सिंपल। तो ये हो गया 0 1 5 6 का रूल। अब बात करते हैं भाई 9 के रूल का। 9 का रूल कैसे होगा, 9 पे पावर या तो विषम संख्या होगी या पावर सम संख्या होगी, है ना। 9 का पावर या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो जब 9 पे पावर ऑड रहेगा ना तो इकाई के अंक हमेशा 9 आएगा, और जब पावर इवन रहेगा तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। करके देख लीजिए एक और। जैसे 9 पे पावर है भाई कितना, 4, तो करके देख लीजिए क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, फिर 1 9 9 और 9 9 81, यानी कि 1 आया ना इकाई का अंक। तो जब पावर इवन रहे तो हमेशा इकाई का अंक 1 आता है, और जब पावर ऑड रहे तो इकाई का अंक हमेशा 9 आता है। इतना ध्यान रखिएगा। सेम रूल अब यहाँ पे सेम तरीके का रूल 4 के साथ भी लागू होता है। 4 का पावर अगर ऑड रहेगा ना, जैसे 4 का पावर 3, तो हमेशा इकाई का अंक 4 ही आएगा, और पावर जब इवन रहेगा जैसे 4 का पावर 2, तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। समझ में आ गया भाई साहब? एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे 4444 और इस पे पावर है 43। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो क्योंकि 4 का पावर कितना है 43, 43 इवन होता है या ऑड होता है, तो आप बताएंगे सर 43 तो ऑड होता है। तो हमने क्या देखा, 4 का पावर अगर ऑड रहेगा तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं 2 3 7 और 8 के रूल का। 2 3 7 और 8 का रूल। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 3 7 8 का रूल हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल रूल फॉलो हो रहा है जिसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी। क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी। देखिएगा 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 का पावर को मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ। 2 गुणे 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 2, ऐसे करते आप क्या करिए, चले जाइए। अब एक चीज देखेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। जैसे ही 32 आया यानी कि इकाई का अंक 2 आ गया ना, यहाँ पे तो इकाई का अंक 2 था ही। अगेन देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अगेन यहाँ पे 2 आ गया ना। तो हमेशा 4 के गैप के बाद क्या हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। तो 2 का पावर 4 अगर 5 रहेगा, 2 का पावर 5 रहेगा तो 2 ही आएगा, 2 का पावर 10 रहेगा तो भी 2 ही आएगा। यानी कि हर 4 पावर के बाद, हर 4 बार के बाद 2 रिपीट हो रहा है ना। इसलिए हम इसमें करते क्या है, जब भी 2 का कुछ भी पावर रहे, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो शेषफल आता है ना उसको हम मान लेते हैं पावर। सेम काम हम 3 के साथ भी करते हैं। 3 का भी मैं करके बता देता हूँ, देखिएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, चले जाते हैं, ठीक है। अब चेक करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया फिर से 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 3 था ही, 1 2 3 4 के बाद अगेन 3 आ गया, फिर से 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अब तिया यहाँ पे अगेन 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 4 4 के बाद 3 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका 7 में भी लगेगा और 8 में भी लगेगा, आप करके देख लीजिएगा। तो हम क्या होगा, 2 पे पावर कुछ भी रहेगा ना उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 पे पावर कुछ भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 7 पे पावर कुछ भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 8 पे पावर कुछ भी रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो शेष फल बचेगा उसी को पावर मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इतना करने के बाद क्या है, पहला स्टेप, पावर को 4 से विभाजित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शेष में अगर 1 आ जाए तो पावर की जगह पे शेष 1 को रख देते हैं। पहले जो भी पावर था उसको हटा के 1 को रख देते हैं और इकाई का अंक निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए शेष 2 आ जाता है, 1 ना आकर के कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, तो क्या करते हैं, पावर की जगह पे 2 को रख के इकाई का अंक निकाल लेते हैं। अगर शेषफल 3 आ जाता है तो पावर की जगह पे 3 को रख करके इकाई अंक निकाल लेते हैं। अब एक बात बताइए, 4 को जब आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर, 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 तो नहीं आ सकता ना, या 0 आएगा, है ना। तो जब पावर 1 2 3 आए तो 1 2 3 को पावर की जगह पे रख लेंगे। अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या करेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है ना तो पावर की जगह पे 4 को रख देते हैं,
क्लियर है। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं 2 पे पावर है 4032, कितना है भाई 4032, तो पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा वो हम देख लेते हैं। और 4 का हमने देखा था ना कि लास्ट का 2 डिजिट अगर कट जाता है 4 से तो मतलब वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, यानी कि 4032 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा पता है, 0। और हमने क्या देखा कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो 4 को पावर की जगह पे रख लेते हैं। तो 2 का पावर 4032 था, तो अब 2 का पावर 4 हो जाएगा और निकाल लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 यानी कि 6 आएगा आपका इकाई का अंक। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया भाई, क्या हमने पढ़ लिया, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इकाई का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने की। किसी भी संख्या में कितने प्राइम फैक्टर्स है, कितने टोटल फैक्टर्स है, कितने इवन फैक्टर्स है और कितने ऑड फैक्टर्स है, इनको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी पावर आता है ना प्राइम फैक्टर, पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जैसे 25 का पावर 12 है, 10 का पावर 7 है, 14 का पावर 7 है, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 इंटू 12 है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। 25 इसको ऐसे लिख सकते थे, देखिए 25 है तो 5 गुने 5 लिख सकते थे, 5 गुने 5 का पावर 12 गुने 2 गुने 5 का पावर 7 और गुने 2 गुने 7 का पावर 14, ऐसा लिख सकते थे। अब जब यहाँ पे आएंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 है यानी कि 5 का पावर 2 और पावर में फिर से 12 इंटू 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 14 इंटू 7 का पावर 14, यही निकलेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 का पावर 24 गुने 2 का पावर 7 गुने 5 का पावर 7 गुने 2 का पावर 14 गुने 7 का पावर 14। अब देखिए 5 का पावर 24 यहाँ पे है और 5 का पावर 7 यहाँ पे है, तो पावर जब मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है, पावर जब मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं। तो 5 का पावर 24 और 5 का पावर 7 जब ऐड होगा तो 5 का पावर 31 बन जाएगा। 2 का पावर 7 और 2 का पावर सॉरी यहाँ पे भी 7 ही होना था ना, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे गलती से 14 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 7 होगा है ना, यहाँ पे पावर में हर जगह यहाँ पे भी 7 है, 7 ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर 7 और 2 का पावर 7, 2 का पावर 14 हो गया और 7 का पावर यहाँ पे 7 है, तो ये 7 का पावर 7 यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए जितने पावर है ना उन सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो 5 का पावर 31 प्लस 2 का पावर 14 प्लस 7 का पावर 7, इन सबको आपस में जोड़ दिया तो 52 जो आ गया ना, ये आपका हो गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स किसी भी संख्या में। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, पावर में एक एक ऐड करके उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे 1420 का निकालना था, आपसे कह रहा है कि 1420 में कितने फैक्टर्स होंगे वो निकालो। तो 1420 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करते हैं भाई, 1420 ऐसे लिखेंगे, पहले 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 710 से कट जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसके बाद फिर से ये 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35 और 1 71 आ गया। अब नहीं घटेगा आगे, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 71, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 71 का पावर 1। अब क्योंकि टोटल फैक्टर निकालना है ना हमें, तो पावर में एक एक बढ़ा देंगे, यानी कि 2 का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 1 है यानी कि 1 प्लस 1 इंटू 7 का पावर 1 है यानी कि 1 प्लस 1, पावर में एक एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। तो 2 1 3 गुने 1 1 2 इंटू 1 1 2, तो 2 3 दूनी 6 दूना 12, टोटल 12 जो होगा ना ये इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर में। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक प्राइम फैक्टराइज करके ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 का 71 का पावर 1, 1420 का ही है ना। इसी में इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इवन फैक्टर में क्या करना होता है, जो इवन नंबर है ना, जैसे 2 यहाँ पे इवन नंबर भी है तो 2 के पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी के पावर में एक एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर में कोई चेंज नहीं आएगा तो 2 एज इट इज उतार दिया,
5 का पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया, और 7 का पावर 71 का पावर भी 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया और फिर गुना कर दिया, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2। तो इवन फैक्टर्स की संख्या कितनी है? 8 है। वैसे ही ऑड नंबर सेम में निकालना है 120 में ही, तो फैक्टराइजेशन तो वही रहेगा, 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1 इंटू 71 to the power 1। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सम को लेंगे ही नहीं, हम क्या करते हैं सम संख्या को हटा ही देते हैं। तो 2 का पावर जो भी रहे 2 को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड या तो 5 है और 7 है, सॉरी 71 है, तो 5 का पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, और 71 का पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दोनों का गुना कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 4 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देख लिया कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे और ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन द नंबर 5760 में फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 30। ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि 30 का मल्टीपल होगा। ठीक है, किसका मल्टीपल होगा? 30 का। तो सबसे पहले देखिए 5760 का आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो जब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना तो कितना आएगा पता है? ये आएगा 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। करके देख लीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 0, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, और फिर से 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 360, फिर से 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 180, फिर से 2 से कट गया, 90, फिर से 2 से कट गया, 45, अब 3 से कट जाएगा, 15, फिर से 3 से कट जाएगा, 5। तो कितना आया? 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 आया, इंटू 3 का पावर 1 एंड 2, 3 का पावर 2 आया, और इंटू 5 का पावर 1 आया। यही आया ना, और यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसको वापस से मिटा देते हैं, वापस चलते हैं। तो जब वापस इसको प्राइम फैक्टराइज किया, किसको हमने गुणनखंड निकाला, किसका? 5760 का, तो हमें पता चल गया कि ये कितना आ गया भाई? 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। और हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए जो कि इसका मल्टीपल हो, 30 का। तो अब हम 30 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो जब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 में 15 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर 3 5 15, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम कैसे करते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 को बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या? 2 1 यहाँ पे आ गया, तो 2 टू दी पावर 7 में से 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? 2 टू दी पावर 6, और 3 टू दी पावर 2 है यहाँ पे, तो 3 एक बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा 3 टू दी पावर 1, और 5 यहाँ पे भी एक ही है और यहाँ पे भी एक है, तो अंदर कुछ नहीं आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे फैक्टर निकाले जो कि 30 का मल्टीपल होगा, तो क्या होगा? 2 टू दी पावर 6 और 3 टू दी पावर 1, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी 1 में 1 ऐड कर देंगे, और इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 7 इंटू 2 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है 240 में, तो यहाँ पे भी हम सेम काम कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, विभाजकता का नियम। 2 से कोई संख्या कटेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाता है ना, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10, इन सब का लास्ट डिजिट क्या है? 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 2 का तो बहुत ईजी है, लास्ट संख्या हो गया तो हो गया। 3 का कैसे? 3 का भी ईजी है। कोई संख्या है और उन संख्या के अंकों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, और अगर वो संख्या 3 से कटने वाली है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, है ना। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। जैसे 654 में देखें तो इनके अंकों को जोड़िए, 6 + 5 + 4 कितना हो रहा है? 6 5 11 4 15। क्या 15 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि ये 654 जो है ना, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इजी रूल है। अब बात कर लेते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल की। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल, 2 का क्या था? 2 में ये था कि लास्ट का एक डिजिट कटना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 में क्या होगा कि लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करेंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है 4 से, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे 116 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 16। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो इसका मतलब 116 भी 4 से डिविजिबल होगा। 364 का लास्ट 2 डिजिट 64 है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, यानी कि 364 भी 4 से डिविजिबल होगा, कट जाएगा, है ना।
अब बात कर लेते हैं भाई 5 के डिविजिबिलिटी रूल की। 5 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 है तो वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी, यानी कि 10, 55, 175 सबके इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 का बहुत ही ईजी है। अब डिविजिबिलिटी रूल 6 की बात करते हैं। तो 6 का देखिए, अगर कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। यही कहता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। यानी जैसे 372 क्या 2 से कट रहा है? इकाई का अंक 2 है, बिल्कुल कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है? जोड़ लेते हैं, 3 + 7 + 2, 3 × 7 = 10, 2 = 12। हाँ, ये 3 से भी कट रहा है, यानी कि 3 और 2 दोनों से कट रहा है तो 6 से भी कट जाएगा। ठीक है। अब 7 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। 7 देखिए, 7 में क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। 7 में हमें करना क्या है कि संख्या का जो अंतिम अंक होगा ना उसको दोगुना करके बचे हुए अंकों से घटा देंगे, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि शेष संख्या ऐसी ना आ जाए जो 7 से विभाजित होती है। जैसे 672 का एग्जाम्पल यहाँ पे है। 672 का लास्ट का अंक 2 है ना, तो 2 को लेंगे और उसको डबल कर देंगे। तो जब 2 को डबल करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 को बचे हुए अंकों में से घटा देंगे। यानी कि 672 में से 2 को ले लिया तो बचा कितना? 67। तो 67 में से घटा दिया 4 को, आया 63। अब 63 बताइए, क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे तो एक ही बार में हो गया, लेकिन ऐसी भी संख्या आएगी जो थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा ना। तो जैसे एक और संख्या हमने ले लिया है, जैसे देखिए ये 4,58,409। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट का अंक उठाएंगे। लास्ट का अंक 9 है, इसको डबल करेंगे तो 18, सॉरी इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, है ना। तो 81 हो जाएगा, करके देख लेते हैं। बचा कितना? 45 और 84 0, 45,840 बच गया। इसमें से 9 के स्क्वायर को घटाया तो 45,759 बचा। अब जो 45,759 बचा, इसमें से 9 को अगेन उठा लेंगे तो बचा कितना? 4575। इसमें से 9 के स्क्वायर को घटा देंगे तो बचा 4494। इसमें से फिर से 4 को अलग कर लेंगे तो बचा 449, और 4 के 16 को घटाएंगे तो 433 बचा। अब 433 में से 3 को फिर से वापस अलग ले लेंगे और दुगना क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। बचा कितना? 43। 43 में से 9 गया, बचा कितना? 35, है ना। अच्छा, एक बात सुनिए, यहाँ पे जो है ना ये क्योंकि डबल करना था ना, हम स्क्वायर करते आ रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। इस पर ध्यान मत दीजिएगा। पहला वाला बिल्कुल सही था। ये वाला क्वेश्चन है, इसको करना क्या था? डबल करना था लास्ट के डिजिट को। हम बार बार स्क्वायर कर दे रहे थे। तो ये क्वेश्चन को मत मानिएगा, कंसिडर मत करिएगा। आप सेम नंबर को चेक कर लीजिए। क्या करेंगे? लास्ट के डिजिट को डबल करके कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे 4 5 8 4 0 9 है, तो 9 को तो डबल करेंगे तो 18 इसमें से माइनस हो जाएगा। बचेगा कितना? 4 5 8 2 एंड 2, यही बचेगा। अब अगेन यहाँ पे 2 को अलग ले लेंगे तो 4 5 8 2 में से माइनस कर देंगे 2 दूनी 4 को, तो बचेगा कितना? 4 5 7 8। अब अगेन 8 को बाहर ले लेंगे तो 4 5 7 में से माइनस कर देंगे 16 को, बचेगा कितना? 441। अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे? 44 में से 1 को डबल करके घटा देंगे, यानी कि 2 को घटा देंगे, 42 बचा। क्या 42 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, यानी कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो स्क्वायर नहीं करते हैं, याद रखिएगा। क्या करते हैं? हमेशा डबल करते हैं, तो डबल कर देंगे। ठीक है, ये वाला मेथड गलत है। स्क्वायर नहीं करना है, इसको डबल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चेक कर लेते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल। ईजी है। 2 में हम लास्ट का 1 डिजिट देख रहे थे, लास्ट का 1 डिजिट। 4 में लास्ट का 2 डिजिट देख रहे थे। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करेंगे? लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, है ना। तो किसी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 528 ये 8 से डिविजिबल है। 5160 में 160 है ना, ये 8 से डिविजिबल है, यानी कि पूरी संख्या 5160 भी 8 से डिविजिबल होगी। 9 का नियम भी 3 के नियम के जैसा ही है। कहता क्या है ये नियम कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा। जैसे ये संख्या ले लेते हैं 34,164। अंकों को जोड़िए, 3 + 4 + 1 + 6 + 4, है ना। कितना हुआ? 3 4 7 1 8 6 14 4 18। क्या ये 18 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, यानी कि ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। 10 की बात करें तो बहुत इजी है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 हो तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। 11 की बात कर लेते हैं। 11
अब 11 में करना क्या है, कोई भी संख्या रहेगा ना तो उसके जितने भी सम प्लेसेस हैं उसका जितना भी इवन प्लेस है उस पे जो डिजिट है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे, ऑड प्लेसेस के अंकों को एक साथ ऐड कर लेंगे और घटा देंगे एक दूसरे से। अगर देखेंगे या तो वो 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाता है या फिर 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 86416, इसमें इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको ऐड करिए। जैसे 8 है इवन प्लेस पे कौन कौन सा है, जैसे 6 है, उसके अलावा 4, 1 है ना। तो 6 प्लस 1 को अलग ऐड कर लिया तो 7 आ गया। ऑड प्लेसेस वाले को अलग ऐड कर लीजिए, 8, 4 और 6, इनको अलग ऐड कर लीजिए तो 8 प्लस 4 प्लस 6 कितना होता है, 8 4 12 6 18। अब 18 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो 11 आता है ना। क्या ये 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 11 से कट जाएगा। तो ये वाला रूल समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने बात कर ली डिविजिबिलिटी रूल की। अब बात कर लेते हैं भाई दशमलव की। शुरू में भी बता दिया था 2 तरीके के दशमलव होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी कि जो एक जगह पे जाने के बाद रुक जाए, जैसे 1/4 को जब हमने काटा तो 0.25 के बाद ये रुक गया, इसको कहते हैं शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कभी भी नहीं रुकेगा। जैसे 1/3 को जब हमने काटा तो 0.333333 ये अनंत तक चला जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा, इसको कहते हैं अशांत दशमलव या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग जो बार बार रिपीट होता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग। जैसे रिपीटिंग में 0.3333 ये 3 रिपीट हो रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, इस तरीके का आएगा, दशमलव के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 5 3 6 4 5 7 5 9 5 6, कभी भी ये रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन ये रुक भी नहीं रहा है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों अशांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है जी। चलिए अब एक और रूल आपको मैं बता दूं कि कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे 331 को चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो क्या करेंगे, नियरेस्ट रूट हम ज्ञात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट किसका, 331 का। तो 331 का नियरेस्ट रूट क्या होगा, ये होगा 18। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 है ना। तो 18 हो गया नियरेस्ट क्यूब। अब 18 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स है ना उनको लिख लेंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 और 17, और एक एक करके बारी बारी से चेक करेंगे क्या इन सारे नंबर से 331 कट जा रहा है। अगर एक भी नंबर से कट जाएगा इसका मतलब 331 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर ये किसी नंबर से नहीं कटता है तो इसका मतलब ये होगा कि 331 प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे पहले स्टेप में, स्टेप 1 में करेंगे कि नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और उस स्क्वायर रूट के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सब लिख लेंगे और उससे चेक कर लेंगे काट के उस नंबर को। और अगर एक भी नंबर से कट जा रहा है इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, हो सकता, लेकिन अगर किसी नंबर से नहीं कट रहा है यानी कि प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं भाई रिमाइंडर थ्योरम की, यानी कि शेषफल प्रमेय की। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। कैसे, जैसे 8 को डिवाइड करना है 3 से तो 3 दूनी 6, शेषफल बच गया 2, तो इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, डिविजर। क्या कहते हैं, डिविजर या फिर भाजक। इसको कहते हैं भाज्य, ठीक है, यानी कि डिविडेंड। और इसको कहते हैं भागफल, ठीक है, यानी कि कोशेंट, ठीक है। और इसको कहते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक है जी। तो भाज्य कैसे निकला, ये भाज्य कैसे निकला, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, 3 दूनी 6 2 8, यही चीज तो फॉर्मूला में यहाँ पे रख दिया गया है ना। चलिए जैसे 58/14 कैसे निकला, 14 गुने 4 प्लस 2, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो 58 आ जाएगा। अब रिमाइंडर कितने तरीके से आ सकते हैं, जैसे 58 को हमने डिवाइड किया 14 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, आप कहेंगे 2 आएगा सर, 14 चौके 56 होता है तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये जो रिमाइंडर आया ना उसको कहते हैं हम पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर। अच्छा, निगेटिव रिमाइंडर भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो जब ये 14 से यानी कि भाजक से डिविजर से पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव रिमाइंडर को घटा देंगे, 14 - 2 कर देंगे, तो ये जो 12 आया ना वो कहलाएगा हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर का काम क्या है, देखिए 58 में से पॉजिटिव इंटीजर को घटाएंगे तो ये 14 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 58 में इस नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ भी देंगे ना
18 में 12 को जोड़ देंगे तो 70 आएगा, और 70 भी तो 14 से डिवाइड हो सकता है ना, समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर, लेकिन हम मानते क्या है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में ही निकाला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने का फॉर्मूला है, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव शेषफल आ जाएगा। उसी तरीके से डिवाइजर में से पॉजिटिव शेषफल को घटा देंगे तो नेगेटिव शेषफल भी आ जाता है। अब यहाँ पे ये होता है एक का पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अगर मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1। अगर मैं बोलूँ 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 2 गुने 1। अगर मैं बोलूँ 100 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 100 इंटू 99, ऐसा करके 1 तक, ठीक है। तो ये होता है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन फैक्टोरियल्स को अगर 10 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल आएगा। बहुत इजी है। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुने 2 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 1 गुने 2 गुने 3, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, ऐसे ही 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, और ऐसे ही चला जाएगा ये 100 फैक्टोरियल तक। अब इसको 10 से डिवाइड करना है, तो एक बात बताइए, 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, बिल्कुल। 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा, लेकिन 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 120 क्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 10 से, हो जाएगा, 720 भी हो जाएगा। अब क्योंकि जीरो आना लग गया है, यानी कि जीरो से किसी भी नंबर में हमने सीखा था कि जीरो जब इकाई अंक पे आ जाए, है ना, तो किसी भी अंक से उसको गुना कर दीजिए, इकाई पे हमेशा जीरो ही आएगा ना। यानी कि 10 इसके बाद वाली सभी संख्याओं को काट देगी 100 फैक्टोरियल तक। तो बचा क्या, ये बचा, क्या बचा, ये बचा 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9 और 4 13/10, यानी कि 3 जो होगा वो इसका शेषफल आएगा, ठीक है। ऐसे ही 12 का चेक कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 5 फैक्टोरियल का 120। अच्छा एक बात बताइए, 24 12 इसको डिवाइड करना है 12 से ना, तो क्या 12 24 को काट देगा, 120 को भी काट देगा। इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे ना, सबको 12 काटता चला जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 4 सब में आएगा इसके बाद, है ना। 3 तक तो नहीं आएगा, बट 4 फैक्टोरियल से आने लग जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 4 फैक्टोरियल से आने लग जाएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल से सबको 12 काट देगा। तो बचा क्या, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6। तीनों को ऐड कर दीजिए, 1 2 3 6 9, तो 9/12, यानी कि इसका शेषफल 9 आएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है 17 पे पावर है कितना, 200, और इसको डिवाइड करना है 18 से। तो हमें पता है कि 18 से जब 17 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, शेषफल कितना आएगा। 18 से जब 17 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल पॉजिटिव की अगर बात करें, ठीक है, तो 17 आएगा, लेकिन नेगेटिव शेषफल की बात करें तो नेगेटिव शेषफल -1 आएगा ना। तो जब -1 आएगा और -1 का पावर 200 है, तो -1 का पावर 200 है, यानी कि ये सम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा इसका। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं किसी भी संख्या में जीरो का नंबर कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, किसी भी संख्या में जितने भी 2 इंटू 5 आ जाएंगे ना, यानी कि 10, तो एक जीरो बन जाएगा। तो देख लेंगे कि जितने भी 5 है उस नंबर में, उतने ही जीरो भी रहेगा। जैसे 360 में कितने जीरो है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से काटेंगे तो 180, फिर से 2 से काटेंगे तो 90, 2 से काटेंगे तो 45, और 3 से काटेंगे तो 15, और अगेन 3 से काटेंगे तो 5। तो कितना आया, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 और इंटू 5 का पावर 1। तो देखिए यहाँ पे पेयर बनाना होगा आपको। पेयर कितने का, 2 इंटू 5 करेंगे तभी तो 1 0 बनेगा। 1 2 और 1 5 मिलके ही तो 10 बनाएगा, यानी कि 1 0 बनाएगा। तो इसमें 2 कितने हैं, 3 है, बट 5 तो 1 ही है ना। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, सिर्फ एक पेयर बन सकता है, 2 गुने 5, यानी कि 1 0 इसमें बनेगा। ऐसे ही नंबर 270 फैक्टोरियल में 3 का नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 270 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करते चले जाएंगे और उसको अंत में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 270 फैक्टोरियल है ना, तो कैसे निकालते हैं, इसमें 3 या 4 कुछ भी निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 से भाग देना शुरू कर देंगे। तो पहले 90 से कट जाएगा, फिर 30 से कट जाएगा, फिर 10 से कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 या 9 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1
16, यानी कि इसमें वेट इसको नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। 90 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 1, इन सबको जोड़ेंगे तो 134 आ जाएगा, यानी कि 270 फैक्टोरियल में टोटल जो 3 की संख्या है वो है 134। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भाई इसमें ज़ीरो की संख्या निकाल दीजिए, ये जो है ना इसमें ज़ीरो कितने होंगे वो निकाल लीजिए। तो 2 और 5 का पेयर बना के आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जितने भी पॉसिबल हो पाते हैं नंबर सिस्टम में जो भी टॉपिक्स होते हैं सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये एक पूरा एक जगह आपको मिल गया, और बाकी जो है अलग अलग टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रेप नगरी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।